अभी आटे का थैला महंगा हो चुका है। चंद्रयान के बारे में सोचे हैं, पेट के बारे में चले सोचे? ये बताए, पाकिस्तान का कोई मिशन जाएगा चांद के ऊपर? आपको नजर आ रहा है कि आने वाले कोई 5-10 सालों में पाकिस्तान का मिशन भी जाएगा चांद पे? मिशन नहीं जाएगा, बिल जाएगा हमारे अंदर। मिशन का ना सोचें, गरीब को कैसे लूटा जाएगा इसके बारे में इनको पता है। मिशन को छोड़ दें, इंडिया काफ़ी आगे पहुंच चुका है, हम नहीं पहुंच सकते। अब ये हम अपनी लड़ाइयों से निकलें तो आगे कुछ करें ना। ये वो अपने बारे में कम, अपनी वाम के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अभी भी अगर उनको कोई पसंद करता है, पूरी दुनिया उनको इसलिए पसंद करती है कि वो अपनी वाम के बारे में सोचते हैं। हम कहते हैं कि बस अल्लाह या ये फजल। उनका तीसरा मिशन है। इससे पहले पहला मिशन था, फिर उनका दूसरा था चंद्रयान, फिर तीसरा है। अब साउथ पोल के अंदर वो पानी की तलाश में जा रहे हैं, जहां अब तक कोई भी मुल्क नहीं कामयाब हो सका। बिल्कुल जी, बेहतरी का कोई भी तरीके हमें नज़र नहीं आ रहे। भी पाकिस्तान आगे जाकर वो खुशहाल होगा, हमें 10 साल बाद भी खुशहाली की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मुआशी बहरान है। डॉलर के रेट ऊपर जा रहा है, महंगाई, बेरोज़गारी, इस तरह के मसाइल में घिरी पाकिस्तानी अवाम जो है बहुत परेशान है। जिसके बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हज़ारों रुपए। एक आम बंदा है जो उसके घर के बिजली के बिल आ रहे हैं। यहाँ पर जो इन परेशानियों के साथ जो एक आम पाकिस्तान है, वो इंडिया की चंद्रयान 3 की कामयाबी को कैसे देख रहा है कि इंडिया जो एक सक्सेसफुली लैंडिंग पोजीशन में है इस वक्त। जो मिशन मून है उनके ऊपर, कल जो है वो उनका मिशन कंप्लीट जो है वो हो जाएगा। उसको लैंडिंग हो रही है कल शाम को सक्सेसफुली। उसको पाकिस्तानी जो लोग हैं जो इस वक्त परेशान हैं, महंगाई, बेरोज़गारी और दीगर जो मसाइल में घिरे, डॉलर रेट, मुआशी प्रॉब्लम, वो पाकिस्तान जो है वो कैसे देख रहा है इंडिया की कामयाबी और उसकी जो तरक्की को और उसकी कामयाबी को। तो चलते हैं पाकिस्तानी लोग से, इस बारे में वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आपका नाम जी? जमशेद नासिर तूर। जमशेद भाई, आपसे ये जानेंगे कि इंडिया का जो मिशन मून है वो कल लैंड कर रहा है, कामयाब हो रहा है वो चंद्रयान 3। जी कैसे देख रहे हैं आप उसको? खुश हैं आप या गुस्से में हैं? सर जी, खुशी भी है और गमी भी है। गमी ये है कि हमारा दुश्मन हमसे कहीं आगे चला गया है और हम बिल्कुल पीछे रह चुके हैं। इसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो पाकिस्तान में आइन नहीं है, कोई कानूनी कानून नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस है, ठीक है। हम आटे के पीछे हैं, वो चंद्रयान के पीछे चले गए हैं। अब तक पाकिस्तान में हालात ये हैं कि हमारे लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, हमारे लोग परेशान हैं। वो बिजली के बिल अदा कर रहे हैं और वो उधर उनका चंद्रयान तक वो पहुंच गए हैं। हम इधर से हमारी सैलरी मुश्किल से 20,000 25,000 है। मेरे सामने एक लड़का भी इधर वो सामने खड़ा है, उसको 17,000 रुपया बिल आया है, ठीक है। वो चंद्रयान के बारे में सोचेगा, वो बिल के बारे में सोचेगा ना। उसकी सैलरी कितनी? उसकी सैलरी 25,000 है। वो बिजली का बिल की 17,000 आ गया। 17,000 रुपया आ गया। वो सामने खड़ा हुआ लड़का, आपको दिखा सकता हूँ मैं, ठीक है। तो कैसे गुजारा कैसे करेगा वो अपना? वो चंद्रयान के बारे में कैसे सोचेगा? वो अपने पेट के बारे में सोचेगा। कमाते हम हैं, खाते डाकू हैं पाकिस्तान में। जब ये डाकू नहीं खाएंगे, पाकिस्तान का टैक्स पाकिस्तान के अवाम के ऊपर लगेगा, फिर हम इंडिया से आगे जाएंगे। आपके पड़ोसी मुल्क है, उधर डॉलर छितर खा रहा है, इधर डॉलर हमें नज़र ही नहीं आ रहा। जब तक इंसाफ नहीं ना होगा उस वक़्त तक नहीं होगा। हम चाहते हैं कि इस्लाम के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारें, ठीक है। इधर क्या होता है, जिसने BMW लिए हैं वो आज़ाद फिर, जिसने घड़ी का मसला है वो जेल में, ठीक है। जब एक उसने इमरान खान साहब ने एक किया था कि तलीम यकसा निज़ाम, इसमें था कि गरीब जो मज़दूर तबका मेरे जैसा है, एक जज जर्नल का बेटा, एक हमारे मज़दूर का बेटा, वो एक क्लास में पढ़ेंगे ना तो फिर वो आगे हमारा मुल्क तरक्की करेगा। जब अमीर होता जाएगा, गरीब होता जाएगा। अब अंदाज़ा करें, जिस बंदे की 25,000 सैलरी है उसको 17,000 बिल आ गया है। बताएं वो क्या करे? वो डकैतियाँ करेगा। अब चोरी डकैतियाँ में इजाफा हो रहा है, पुलिस भी बुरी, सब बुरे हैं। हमें चाहिए कि इंसाफ सब के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि आप ऐसे समझिए कि देहातों में एक होता है ना, एक बच्चे के हाथ में डंडा पकड़ा देते हैं और भैंसें चरती रहते हैं, ठीक है, उसको आगे लगा देते हैं। सेम वो अशर हो चुका है। बात तो आपकी सही है। आपने बोला कि जी 17,000 उसका बिल आया और 25,000 सैलरी, तो मेरा खुद 50,000 रुपये बिजली का बिल है। ये तो इंसाफ है ना, बिल तो सबका ज़्यादा आ रहा है, ये तो नहीं हो रहा किसी को कम आ रहा है। यहाँ पर तो गवर्नमेंट का इंसाफ है ना। जिसकी 4 लाख रुपया सैलरी है, उसको गाड़ी उसके पास है, ठीक है, बिजली फ्री, सब कुछ फ्री, अजाब हमारे ऊपर है। कहाँ का इंसाफ है? ये इस इंसाफ की बात कर रहे हैं आप मुझसे?
ठीक है, मेरी 20-25 हज़ार सैलरी है, मैं टैक्स भी दे रहा हूँ, मैं सब कुछ आ रहा है, साहब मेरे ऊपर आ रहा है, ठीक है। जिसकी 4 लाख है, जिसके पास गाड़ियाँ सब कुछ है, उसको फ्री है। ये पाकिस्तान है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। बिजली सबको मिलनी चाहिए और फ्री। मैं कहता हूँ कि इंडिया में कई ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर 200 और 300 भाई यूनिट फ्री मेरे है। दिल्ली में फ्री है, ठीक है, उनका सारा कुछ फ्री है। जो उनकी अब पंजाब का वज़ीर आला आया है और एक उसका नाम मुझे नहीं आ रहा, उसने 8 चीज़ें बताई, उनकी बिजली फ्री है। इधर के केजरीवाल बिल्कुल उन्होंने फ्री कर दिया है। अब मेरी 25 हज़ार सैलरी है, 20 हज़ार 25 हज़ार, और जिनको जो बड़े बड़े अफसर हैं, जिनको डिप्टी कमिश्नर साहिबान को दिए गए हैं गाड़ियाँ, उनसे ये तो पूछें कि 35 हज़ार सरकारी तनख्वाह 35 हज़ार है, हमें कितनी मिल रही है, कितने मजदूर हैं, कितनी मिल रही है, बताएं आप। आपको तो फिर 25 हज़ार मिल रही है, यहाँ पर हजारों लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, जिनके पास जॉब है ही नहीं। तो लेकिन बात यह है कि 35 हज़ार अगर गवर्नमेंट ने ऐलान किया है तो 35 हज़ार मिलनी चाहिए ना। मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही, ठीक है। अब क्या करेगा, जिस बंदे का है वो कर्जा लेगा, जब कर्जा नहीं होगा, घरों में लड़ाई झगड़े में बिजली का बिल अदा नहीं होगा, वो 25 हज़ार वाले के 2-3 बच्चे भी हैं, वो बच्चों की किफ़ालत कैसे करेगा, आप बता दें। चंद्रयान के बारे में हम सोचेंगे? हम तो कभी भी नहीं सोचेंगे। जिस एक औरत ने बिजली का बिल ज्यादा आने की वजह से खुदकुशी की, अपने बच्चों को जहर की गोलियां देके मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान कहता हूँ, मेरे गांव में नौजवान लड़की वो रोती रही है, उसने कहा मेरा मियाँ मजदूरी करता है, अब मैंने बिजली का बिल अदा कैसे करना, आप सोचें। जिस बंदे की 4 लाख सैलरी है, 1.5 लाख सैलरी है, उसको चाहिए ना बिजली का बिल अदा करे। 18 ये ऊपर जितने भी अफसरान बैठे हुए हैं, कितनी सैलरी हैं, मैं टैक्स दे रहा हूँ, मैं हर चीज़ के ऊपर टैक्स दे रहा हूँ, वो क्यों नहीं दे रहा? यही है ना, इसलिए कहते हैं एक रियासत 2 दस्तूर, ना मंजूर। तो कैसे आप देख रहे हैं आगे कोई बेहतरी हो जाएगी, कुछ इस मुल्क का भला हो जाएगा, हम भी इंडिया की तरह तरक्की कर जाएंगे या नहीं करेंगे? इंडिया की तरह तरक्की इंडिया से भी ज़्यादा कर सकते हैं, इस्लामी कवानीन हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का जो फरमान है, जो उनकी ज़िंदगी है, उसको पढ़ें, उसके मुताबिक चलें, हम बहुत आगे जा सकते हैं। अमेरिका से भी आगे जा सकते हैं, जब सीरत नबी के मुताबिक हम चले गए थे। इतने ममालिक हैं, 57 से ज़्यादा इस्लामिक ममालिक हैं, तो कौन सा ऐसा मुल्क है जो अमेरिका से आगे चला गया है? कोई एक का नाम बता दें मुझे। सब में गड़बड़ है, सबसे ज़्यादा हम में गड़बड़ है। हमारा तो मुल्क ही इस्लाम के नाम पे बना है, हम कहाँ तक पहुँचे, हम अमल करते हैं। आपने बोला है ना कि इस्लामी कानून होंगे तो हम तरक्की का राज वही है। सऊदी अरब के अंदर इस्लामी कानून है, बहुत सारे ऐसे अरब ममालिक हैं वहाँ पर इस्लामी कानून है, वहाँ पर तरक्की क्यों नहीं हुई? मैं एक बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान जो कह रहे हैं ना, अफगानिस्तान वाला जो कानून है, मुझे ये पसंद है, क्योंकि जो भी गलत करता है उसके हाथ काट देते हैं। जो उनके जज आए हैं वो बिल्कुल कोई उनका प्रोटोकॉल नहीं, कुछ नहीं है, सादा ज़िंदगी है। आप अंदाज़ा करें, जहाँ 20 साल जंग रही है ना जंग, उनके पास उनका डॉलर देख लें कहाँ पर है, उनके हालात बेहतर हो रहे हैं। अफगानी पाकिस्तान से अफगानियों निकालें या ना निकालें, ये खुद चले जाएंगे। अफगानिस्तान के लोग अफगानिस्तान में जाएंगे, ठीक है, क्यों? उधर के हालात बेहतर हैं, उनकी गवर्नमेंट अच्छी है, वो मौलवी नमाज पढ़ते हैं। हमारे कितने हुक्मरान करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस वक्त हुकूमत जो सिचुएशन है ये है कि गांव में बच्चे के हाथ में डंडा होता है, 20 भैंसें होती है, भैंसें अवाम है, डंडे वाला एक बच्चा है, ठीक है, अवाम भैंस है, डंडे वाला बच्चा है। सिस्टम चल रहा है, जिसकी इतनी सैलरी है। अब मैं आपको कसम उठाने के लिए तैयार हूँ, बंदा आपके सामने खड़ा हुआ है, ये लड़के हैं, वो इंटरव्यू नहीं देते, उनसे नहीं बात होती, ठीक है। पहले था, अब पाकिस्तान के हालात जो है ना, मुझे नहीं नज़र आ रहा कि हम बेहतर। हमारा मकसद यही है इंसाफ हो, जब इंसाफ होगा तो अल्लाह ताला रिलीफ मिलना चाहिए। आप ये चाहते हैं जो गरीब लोग हैं उनको रिलीफ मिले। इंसाफ होना चाहिए। जिसकी 18,000 सैलरी है उससे टैक्स लिया जा रहा है, जिसकी लाखों में उसको पूछा नहीं जाता, वो कुछ भी नहीं दे रहा, सैलरी भी ज़्यादा ले रहा है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अगर इस सिस्टम को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, अमीर को भी उतनी इज्जत दें, गरीब को ही दें, जिसकी सैलरी ज़्यादा है उसके ऊपर ज़्यादा बिल आए, जो गरीब है उनको रिलीफ मिले। रिलीफ उसको मिलता है जिसकी 1.5 लाख सैलरी है, जिसके पास गाड़ी है, वो टैक्स भी नहीं देता, कुछ भी नहीं देता। मैं दे रहा हूँ, ये भाई दे रहा है, सब दे रहे हैं। बड़े चोर को इज्जत मिल रही है, गरीब को इज्जत नहीं मिल रही। हाँ, चोर यानी कि वो बड़ा चोर में से एक बड़ा चोर है, जो हम चोर नहीं है, हम अपना खून पसीने कमाए। आप खड़े हो, आपके 5 मिनट। मैं कह रहा हूँ बड़े चोर को मिल रही, गरीब बेचारे को नहीं मिल रही। हाँ, डाकू को ऐसे, ईमानदार को ऐसे,
गांव में ये एक रिवायत चल गई है, जिसके पास पैसा है, ज़मीन है, उसको रिश्ता मिलेगा। जो मौलवी है, ईमानदार है, शरीफ बंदा होगा ना, बिलावरी रिश्ता नहीं देगी, क्यों? वो गरीब होता है। इधर क्या है, जो डाकू है, बड़ा डाकू ना, उसको प्रोटोकॉल मिलता है। हमें ईमानदार है, हमें कुछ नहीं मिलता। हमें क्या मिलता है? टैक्स मिलता है, बिजली के बिल मिलते हैं, धक्के मिलते हैं, ठुडे मिलते हैं। आप आग पे खड़े नहीं हो सकते, नहीं खड़े हो, हम खड़े होते हैं। ठीक है, 21,000 में सैलरी ले रहा हूँ। आप बताएं कि मेरे घर का निज़ाम कैसे चलेगा? चलेगा नहीं ना चलेगा। बिजली का बिल आ रहा है, मेरी भी अगर माँ है, बहन है, खर्चा देना। पहले होता था कि एक 2-3 हज़ार रुपया ना हम बचा लेते हैं। जो है ना 2-3 हज़ार रुपया हर खुशी गमी है, जब भी है ना अपनी सिस्टर के घर उसको 2-3 हज़ार रुपये का राशन देते, हम भी खुश होते, वो भी कहते राशन आया। अब 3 किलो घी नहीं आ सकता 3,000 का, अंदाज़ा कर ले। अच्छा, घी 600-700-800 रुपये किलो घी है, बताएं। अभी आटे का थैला महंगा हो चुका है। चंद्रयान के बारे में सोचें या पेट के बारे में चले सोचें? ये बताएं, पाकिस्तान का कोई मिशन जाएगा चांद के ऊपर? आपको नज़र आ रहा है कि आने वाले कोई 5-10 सालों में पाकिस्तान का मिशन भी जाएगा चांद पे? मिशन नहीं जाएगा, बिल जाएगा हमारे अंदर। मिशन का ना सोचें, गरीब को कैसे लूटा जाएगा इसके बारे में इनको पता है। मिशन को छोड़ दें, इंडिया काफ़ी आगे पहुंच चुका है, हम नहीं पहुंच सकते। हम उस वक्त पहुंचेंगे जब सीरत नबी के मुताबिक हम चलेंगे, तलीम यकसा निज़ाम होगा जो इमरान खान ने किया। उस बंदे ने जब गरीबों के ऊपर ये जब महंगाई हो थोड़ी सी करते थे, तो इधर रिलीफ भी मिल रहा था। जो काम करने वाले हैं उनको खाना फ्री मिलता था। अब मेरा मेहमान है, मैंने उसको चाय पी, इधर से सोडा पिलाया, खाना निकला, महंगा खाना भी किधर से खिलाएं? वो भी कह रहे खाना। मैंने कहा भाई सैलरी का मैंने घर भी पैसे देने हैं। पानी पिलाया। पहले ये रिवायत होती थी, देहातों के लोग को खाना खिलाए बगैर नहीं भेजते थे। आज मैंने पानी पिलाया, नहीं खाना खिला सकते। आप अंदाज़ा कर लें। चंद्रयान का मैं सोचूंगा? मैं तो नहीं सोचूंगा। मेरा मकसद ये है कि जब तक हमारे पास आटा नहीं है, चंद्रयान के बारे में हम कैसे सोचेंगे? हमारे पास तलीम नहीं, हम चंद्रयान के बारे में कैसे सोचेंगे? ये बताएं आप। नहीं ना सोच सकते, नहीं सोच सकते ना। आप बताएं, सोच सकते हैं? नहीं सोच। आपने लाइनों में देखा नहीं? इधर जो लाइनों में हमारी ख़वातीन लगे हैं, और फेज़ 6 में बड़े बड़े ईमानदार मुहिब्बा वतन लोगों के लाइनें लगी हुई थी कॉफ़ी के लिए। हम गरीब लोग हैं, हमारे तो माएँ बहनें आटे के लिए लाइनें, उधर कॉफ़ी पीने के लिए लगी हुई थी। ठीक है, मैं चंद्रयान के बारे में सोचूंगा? नहीं ना सोच सकता। आपके पास मोबाइल भी, कैलकुलेशन करें। मेरी 21,000 साली मैंने बिजली का बिल अदा करना है, मैंने खाना पीना किधर से मैं पूरा करूँगा? आप सोच रहे? नहीं ना कर सकता। चंद्रयान के बारे में नहीं ना सोच सकता। हम भी चाहते हैं हमारा मुल्क तरक्की करे। मेहनत मैं कह रहा हूँ, कमा हम रहे हैं, पैसा हम कमाते हैं, हमारे ऊपर हमें लूटा जाता है बिजली के बिल से। कभी इधर के टैक्स, इधर का FIU, इधर टैक्स, इधर टैक्स। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? मेरा नाम जी सैफुल्ला, मैं इधर जनरल सेक्रेटरी हूँ रैक सिटी का। पहले मैं इधर प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 3 साल प्रेसिडेंटशिप की है, उसके बाद अब मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा सैफी साहब, आपसे ये पूछेंगे कि चंद्रयान 3 का आपने नाम सुना है कि चंद्रयान 3 जो इंडिया का मिशन मून है, उसके बारे में इल्म है आपको? जी थोड़ा सा इल्म है कि वो अभी अपना ना लॉन्च कर रहे हैं चांद। लॉन्च हो चुका है, अब लैंड हो रहा है वो। बस वही समझ लें कि हम पीछे हैं, वो बहुत आगे हैं। कल वो उन्होंने डेट दी है, कल 23 है, तो कल 6:04 पे वो जो मून है उसके ऊपर लैंड कर रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? इसको अप्रिशिएट करते हैं इंडिया को, या आप भी कहते हैं कि जिस तरह आम पाकिस्तानी हैं कि वो क्यों आगे जा रहे हैं, जेलस? नहीं, जेलसी तो नहीं है। देखे कि एक बंदा मेहनत करता है, मेहनत करने वाले को तो उसका सिला मिलना चाहिए ना। हमें ये नहीं कि दूसरे को देख के ये कहेंगे यार वो क्यों आगे बढ़ रहा है, हम मेहनत करें। हमेशा यही होता है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका सिला भी मिलेगा, अल्लाह ताला भी देता है उसका सिला। अगर आप कहें कि आप टांग पे टांग रख के कहें कि यार मेरे पास चीज़ चल के आ जाए, तो वो भी टांग पे टांग रख के कहेगी कि हाँ उठ के आएगा तो उसके पास जाएगी। हमें खुशी है कि देखें कि ये हमारे साथ आज़ाद हुआ है। ये नहीं कह सकते कि इंडिया के साथ हमारी जेलसी है। हमें खुशी इस बात की है कि वो हमसे आगे निकल चुके हैं, वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, वो अपने मुल्क के लिए सोच रहे हैं, अपनी अवाम के लिए सोच रहे हैं। अब हमारा ये सिस्टम इधर उल्टा हो चुका है कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अवाम को इन्होंने गधा बनाया हुआ है, एक जो आता है अपनी तरफ हाँक लेता है, कोई उधर ले जाता है, कोई उधर ले जाता है। हमारा सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। हम तो ये कहेंगे
کہ ہمارے اسپارکوں نے بھی خلا میں اپنا سسٹم شروع کیا تھا. میرا خیال ہے اس وقت انڈیا نے سوچ بھی نہیں تھی جب ہم نے خلا میں اپنے بھیجے ہیں سیارے. ایوب دور تھا 1965 سے پہلے کی بات ہے یہ. اب یہ ہم اپنی لڑائیوں سے نکلیں تو آگے کچھ کریں نا. یہ وہ اپنے بارے میں کم اپنی عوام کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں. ابھی بھی اگر ان کو کوئی پسند کرتا ہے, پوری دنیا ان کو اس لیے پسند کرتی ہے کہ وہ اپنی عوام کے بارے میں سوچتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بس اللہ ہی حافظ یہ ہے. ان کا تیسرا مشن ہے. اس سے پہلے پہلا مشن تھا, پھر ان کا دوسرا تھا چندریان, پھر تیسرا ہے. اب ساؤتھ پول کے اندر وہ پانی کی تلاش میں جا رہے ہیں جہاں اب تک کوئی بھی ملک نہیں کامیاب ہو سکا. نہ امریکہ, رشیا کا حال ہی میں جو لونا 25 ہے وہ بھی تباہ ہو گیا وہاں پر. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ پہلا ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی ہماری اسپارکو پرانی ہے, ہم اسپیس میں ہم نے سب سے پہلے جی انڈیا سے بھی پہلے ہم نے سیارہ بھیجا, لیکن اس کا حل کیا ہوا؟ ایک سیارہ بھیجنے سے کوئی کامیابی تو حاصل ہی نہ ہو سکی. اب وہ دیکھیں ساؤتھ پول کے اندر کل وہ 6 بجے ان کا لانچ ہو جائے گا, لینڈ ہو جائے گا. تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ورلڈ لیڈر کے طور پر انڈیا آگے بڑھ رہا ہے؟ میں یہی بار بار کہوں گا کہ ہم اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. اگر ہم نے کوشش کی تھی تو ہمیں چاہیے تھا اس ورک کو آگے لے جاتے, کنٹینیو رکھتے. ہم نے تو کہا یار یہ اس سسٹم کو میرا خیال ہے ہم نے کیا پوری دنیا, پہلے تو میں کہوں گا کہ اسلاموفوبیا ادھر بہت زیادہ, کہ مسلمانوں کو وہ آگے بڑھنے دینا ہی نہیں چاہ رہے. وہ کوشش کرتے ہیں اگر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کی نفی کرتے ہیں. ہمارا مسلمانوں کو ترقی کرنے سے روکا کسی نے؟ بہت زیادہ. کس نے روکا ترقی؟ ہمیں ترقی کرنے سے کس نے روکا ہے؟ ہمیں ترقی کرنے سے ہمارے لوگوں نے روکا جو ان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں. کوشش یہی ہے کہ اگر مسلمان ترقی کرتا تو وہ ان کو یہی ڈر ہے کہ مسلمان اگر ترقی کرتا ہے تو یہ پوری دنیا پہ قابض ہو جائے گا. پہلے دور میں یہی ہوتا ہے کہ یہ جو سلطنت عثمانیہ تھی اس میں کیا ہوا کہ پوری دنیا اس کے تابع تھی. آہستہ آہستہ انہوں نے اسلام کو ختم کیا. اسلام ختم ہونے کے بعد یہ سارا سسٹم ہی تباہ ہو گیا. ہم اپنے ساتھ سنسیرے اسی لیے رہے کہ میرا خیال ہے مجھے تو مسلمان نظر ہی کوئی نہیں آ رہا اپنے آپ میں بھی ایسا ہی ہوں. ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے پہ لگے ہوئے ہیں. پوری دنیا آگے بڑھنے کا سوچ رہی ہے, ہم پیچھے جانے کی سوچ رہے ہیں. ہم ابھی تک کچھ بھی نہیں بنا سکے. دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ آگے کیا کرنا ہے, ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے پیچھے کیا کرنا ہے. اچھا چلیں, آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ترقی کرنے سے مسلمانوں کو روکا جاتا ہے, جو جھوٹ بولنے سے, ایمانداری سے کام کرنے سے, اس سے بھی کوئی روکتا ہے؟ دنیا میں جو ٹاپ کے 25 کنٹریز ہیں جہاں پر کرپشن نہیں ہے, جو ترقی کر رہے ہیں, ان میں ایک بھی مسلمان ملک نہیں ہے. تو اس سے کون روکتا ہے پھر مسلمانوں کو جھوٹ بولنے سے؟ کہتے ہیں کہ سارے کہ جھوٹ بولو, یہ دوسرے کو دھوکہ دو. تو یہ یہاں پر مسلمان پھر کیوں ہمیں یاد نہیں آتی؟ اب دھوکہ دہی پہ لگا دیا گیا. ہمارے بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی فراڈ پہ لگا دیا گیا ہے. ہم اصل میں اگر ایک حکمران اگر صحیح ہونا تو اس کی ٹوٹل عوام ٹھیک ہوتی ہے. اگر حکمران کرپٹ ہونا تو عوام آٹومیٹک کرپٹ ہوتی ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر عوام کو صحیح رکھا تو میری طرف سارے دیکھیں گے. وہ کہتا ہے جو چلتا ہے چلنے دو, ساری عوام بھی اسی کام پہ لگا دو. ہم آپ کو کسٹمر آتا ہے یا کوئی چیز آتی ہے, ہمارا بھی یہی حال ہے کہ پہلے اس کی جیب کی طرف دیکھتے ہیں کیسا بندہ, اس کو کیسے لوٹنا ہے. ٹھیک ہے, سسٹم یہ چل رہا ہے ہر طرف ہی یہی ہے. ہمارے ایک دکان کا ایک ریٹ ہے ہی نہیں. ایک دکان پہ چلے جائے کسی چیز کا بھی, بوتل ہی لے لے, چھوٹی سی ایک آئٹم ہے, بوتل لے لے, ایک پہ 100 روپے کی ریٹ ہے, ایک پہ 110 کی ہے, ایک سے کہتے ہیں کیا جی فریج پہ لگی ہوئی ہے, یہ ٹھنڈی ہے, یہ پرانا سٹاک ہے, یہ نیا سٹاک ہے. الفاظ ہی نہیں ان کے ملتے آپس میں. ہم ہر بندہ ہی فراڈ پہ مبنی ہو چکا ہے, سارے فراڈ پہ لگتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا, ہمیں خود نہیں آئیڈیا. دیکھیں آپ کے پاس بھی, آپ جیسے آپ نے بولا کوئی کسٹمر آتا ہے اور لیپ ٹاپ لینے ہی آتا ہے, تو آپ خود کہہ رہے ہیں اس کی پاکٹ کو دیکھ کے ہم ریٹ بتائیں گے اسے. ایک کسٹمر آتا ہے اس کو آپ ریٹ اور بتائیں گے, دوسرے کو اور ریٹ بتائیں گے, اور اس کو بھی نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مجھے چیز جو مل رہی ہے وہ صحیح مل رہی ہے یا نہیں صحیح مل رہی. تو یہ تو عام سی بات ہے پاکستان کے اندر جو اس طرح کے کام جو ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے پورے. میرا خیال ہے ہمارا نا معاشرہ بالکل, ہم پہلے تو قوم رہے ہی نہیں ہیں, ہم ایک ہجوم بن چکے ہیں. یہ جو ٹپڑی واسو والا صاحب ہے نا, جیسے کہ یار 10 دن ادھر رہنا ہے, کرنا کیا کچھ بھی نہیں, گندگی میں ہی بیٹھے ہیں. آگے ان کو پتہ ہے کہ ادھر کیا کریں گے, 10 دن تو ادھر رہنا, آگے چلے جانا. ہمارا بھی یہی سسٹم, ہم یہی سوچ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کون سا ادھر رہنا ہے. ٹھیک ہے, اگر کوشش کریں کہ اگر ایک ہم قوم بن جائیں تو میرا خیال ہے یہ سارا سسٹم ہی ٹھیک ہو جائے. ہمارے حکمران اگر چاہتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کریں تو میرا خیال ہے ان کو نا کم از کم ایک لا اینڈ آرڈر بنانا چاہیے.
लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम चलना चाहिए, ये इधर होगा तो सिस्टम बनेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम आपका नाम जी? वहीद अल-जमान जी। आपका नाम सर? मोहम्मद उमर। अच्छा सर, आज आपसे ये जानेंगे, पहले तो ये बताएंगे कि इंडिया का जो मून मिशन है चंद्रयान 3 वो लैंडिंग पोजीशन में है इस वक्त, कल जो है वो लैंड कर जाएगा कामयाबी के साथ। पहले तो ये बताएं कि एज ए पाकिस्तानी आप इसको कैसे देखते हैं? देखें जी, पाकिस्तान शुरू से ही टेक्नोलॉजी और साइंस में बहुत ज़्यादा पीछे रहा है। उसकी वजह यह कि इसके पास एजुकेशन नहीं है। हमने एजुकेशन पीछे तो हमें पहले ये बताएं कि आप इसको अप्रिशिएट करते हैं, आप इंडिया की बिल्कुल करते हैं जी अप्रिशिएट। इंडिया साइंस में भी आगे, टेक्नोलॉजी जितनी भी उसके पास है सभी में आगे है। हमारे पास वो चीज़ नहीं है जो उनके पास है अभी, और बाकी ममालिक भी उसके साथ सारा ताउन कर रहे हैं और हम इसी वजह से पीछे रह गए हैं। अमेरिका हमारे साथ बिल्कुल ताउन नहीं कर रहा और बाकी ममालिक हमें बुरी नज़र से देख रहे हैं, इसी वजह से हमारे पास एजुकेशन नहीं है। आप सर कैसे देख रहे हैं उनकी मैं हिस्ट्री में? इसको अप्रिशिएट करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि किसी भी काम को किया जाए ना, कोशिश की जाए, वो पूरी हो जाती है। जैसे कुरान ने कहा है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। इंडिया ने कोशिश की है और इस कोशिश को हम अप्रिशिएट करते हैं। पाकिस्तान खुद को चाइना का दोस्त समझता है या चाइना दोस्त है पाकिस्तान का। इंडिया का दोस्त तो चाइना नहीं है। इंडिया की दोस्ती तो नहीं है किसी के साथ जो साइंस और टेक्नोलॉजी में आ गया। तो पाकिस्तान क्यों नहीं करता? इसलिए कि पाकिस्तान ने कोशिश ही नहीं की। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम, इसमें आप उसको मानते हैं कि ये हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम की वजह से ही हम पीछे हैं। अगर हमारे पास एजुकेशन अच्छा होता तो हम आगे चले जाते। हमारे पास अदर कंट्रीज़ वीज़ा भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बच्चे दरबदर होते हैं। कोई भी बच्चा एजुकेशन के लिए जाता तो बेचारे को पता नहीं कितनी ज़्यादा तकलीफ़ें झेलना पड़ती। उसके बाद जाकर आपको टेक्नोलॉजी या साइंस सीखने के लिए वहाँ पर उसके पास इतनी पॉकेट मनी नहीं होती, वो बाहर जाकर टेक्नोलॉजी करे। इस मामले में हमारी हुकूमत ने बिल्कुल तावन नहीं किया, जिसकी वजह से हमारी एजुकेशन सेंटर बहुत पीछे रह गए हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं कि हमारी एजुकेशन में हमारे जो यूनिवर्सिटी हैं यहाँ पर लिबर्टीज़ नहीं है, उनको प्रैक्टिकल भी नहीं करवाए जाते, तो इस वजह से हमारे स्टूडेंट जो हैं वो पीछे रह गए हैं। नहीं, यूनिवर्सिटीज़ का इसमें कोई हाथ नहीं है। यूनिवर्सिटी देखें, हमें किताबें देते हैं तो स्टूडेंट पढ़ते हैं, यूथ हमारी पढ़ती है उन किताबों को, लेकिन सारा कुछ थ्योरी पढ़ने से तो नहीं होता ना प्यारे भाई। देखें, जो हुनरमंद है, जो वेल्डिंग का काम करता है, जो कंप्यूटर का काम करता है, वो उनसे ज़्यादा कमा रहा है जो कि यूनिवर्सिटी से 16 साल या 18 साल की तालीम हासिल करके कमा रहे हैं। तालीम हासिल करके भी उन्हें पता नहीं कि हमें जॉब मिलेगी नहीं बिल्कुल मिलेगी। जी, ऐसे ही है। हमारे बहुत सारे लोग हमारे पास यहाँ पर आते हैं, बैंक जॉब है हमारी, बैंक के पास आते हैं, भाई हमें कोई छोटी सी मुलाजमत पे दे दो हम, ताकि घर की रोजी कमा सकें। बीए पास लोग हैं जो कहते हैं हमें 15,000 20,000 रुपये कहीं जॉब करवा दो। दर फिर रहे हैं सारे लोग। एजुकेशन हाथ में डिग्रियां हैं और जो गरीब रिक्शे चला रहे हैं। हमारे पास ज़्यादातर बीए पास रिक्शे में हैं, ड्राइवर एसी बसें चला रहे हैं, ऐसे ही बेचारे रोड पर सड़क पर हैं। तो इसमें आप देखें ना कि अगर अपॉर्चुनिटीज़ होगी मुल्क के अंदर को, बिल्कुल जी, हमारी कारखाने, हुकूमत तावन करेगी, फैक्ट्रियाँ लगेंगी। कोई भी ममालिक हमारे साथ इस तरह का तावन करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। भी हम तावन पाकिस्तान हमसे के कैसे साथ कर देखें, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए, हमारे हालात मुल्क के ठीक होंगे, उन्हें इन्वायरमेंट अच्छी मिलेगी तभी यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट होगी बाहर से। हमारे देखे कौन सी ऐसी कोई बड़ी नेशनल मल्टी नेशनल कंपनी पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। कुछ नहीं है जी। हुकूमतों ने ऐसा शुरू से होने नहीं दिया भी पाकिस्तान एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में आगे जाए। इसी वजह से हम पीछे हैं। हुकूमतें हमारी शुरू से एक अजीब दलदल में फंसा हुआ है पूरा पाकिस्तान। दो हुकूमतें हैं आपस में लड़ी जा रही हैं। जज कोई पॉलिसी नहीं इनकी, कोई इस तरह हो ना पॉलिसी नजर आ रही हो कि मुल्क को आगे लेकर चलना, बेहतरी करनी इनमें। बिल्कुल जी, बेहतरी का कोई भी तरीके हमें नज़र नहीं आ रहे भी पाकिस्तान आगे जाकर वो खुशहाल होगा। हमें 10 साल बाद भी खुशहाली की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। जैसा हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, बिल्कुल तबाह होकर रह गया है। अगर ऐसे ही चला हम और 10 साल में बजाय साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे हम पीछे चले जाएंगे। यानी कि हम छोड़ के जा रहे हैं। आप देखिए कितनी यूथ हमारी जो भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, 30% से ऊपर लोग जो है ना अदर कंट्री में जाके बैठे हैं बेचारे। एजुकेटर जो हैं वो बैठे हैं वीज़े के इंतज़ार में, शायद हमें कोई वीज़ा दे दे, कोई मुल्क इस इंतज़ार में बैठे, कोई मुल्क हमारा हाथ पकड़ ले, कोई हमारी मदद कर दे, मगर ऐसा है ही नहीं पाकिस्तान में। और ना ही कोई मुल्क है जो आगे कोई होप नजर आ रही है कि बेहतरी के चांस मुल्क के अंदर को। मुझे होप उस वक्त तक नज़र नहीं आएगी जब तक हम लिटरेचर पढ़ेंगे। लिटरेचर एक हद तक ठीक है, हर बंदे को पढ़ना चाहिए। इस्लाम का हर बंदे को नॉलेज होना चाहिए। मेरा ये मानना है
कि उस बंदे को किसी आला रैंक पे जॉब नहीं मिलनी चाहिए जो 1 साल का या कम से कम 6 मंथ का दरस निज़ामी का कोर्स ना किया हो। उसकी डिग्री जो है ना वो कंसीडर नहीं होनी चाहिए। इंडिया वाले अगर आगे चले गए तो वो कौन सी इस्लामिक तालीम वो ले रहे हैं, वो आगे वो तो चले गए ना। इस्लामी तालीम का तरक्की के साथ क्या ताल्लुक है, ये बताएं ज़रा। इस्लाम जो है ना, आप देख लें, सबसे पहले रियासत मदीना जो थी उसने तरक्की की, इस्लामी असूलों पे चल के तरक्की की उन्होंने। तो मेरा मानना यह है कि इस्लामी असूलों का बहुत ज़्यादा अमल दखल है इंसाफ में, तरक्की में और खुशहाली में। हम देखें, हम बात कर रहे हैं इंडिया की, बात कर रहे हैं यूरोपियन कंट्री, कहीं भी इस्लाम नहीं है लेकिन वो तरक्की कर रहे हैं। ठीक है। मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि दरस निज़ामी का, आप ये क्यों नहीं कहते कि उसे कंप्यूटर की क्लासेस लेनी चाहिए, उन्हें आईटी की क्लासेस लेनी चाहिए, उन्हें जो दुनियावी जो आला तालीम है वो हासिल करें। आप कहते हैं कि नहीं, उन्हें दरस निज़ामी हासिल करेंगे तो वो तरक्की करेंगे। मैं अब आला तालीम याफ्ता हूँ लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, कंप्यूटर। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कंप्यूटर नहीं है मेरे पास, कंप्यूटर की स्किल नहीं है। दूसरा, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मैं कोई अपनी यूनिवर्सिटी में कोई हुनर सीख सकूं कि जिससे मैं अपना जो है ना साइड बिज़नेस शुरू कर सकूं। खैर, अगर मैं कोई अपने तहीं से कोशिश कर लेता हूं, कोई साइड बिज़नेस शुरू कर लेता हूं। बिजली बहुत महंगी है, हमारी जो बड़ी बड़ी मिल सेक्टर है ना वो छोड़ के वो जा रहा है बांग्लादेश में, वो शिफ्ट हो रहा है इंडिया में, वो शिफ्ट हो रहा है सऊदी अरब में। हमारे सियासतदान नवाज शरीफ की बात कर लें, उसकी मिलें कहाँ पे हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, आपको भी पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, बिजली हमारी महंगी है, ठीक है। वर्कर हमारे, यूथ हमारे पास तबाह हो रही है बैठी, जॉब के इंतज़ार में है। क्यों जॉब के इंतज़ार में है? वो अपना बिज़नेस करे, लेकिन बिज़नेस है नहीं, क्या करें बेचारे लोग। आप खुद बैंक की जॉब है, आप खुद जानते होंगे कि फैसलाबाद के अंदर इस वक्त जो इंडस्ट्री है वो सारी की सारी बंद हो चुकी है। आप तो ट्रांजैक्शन होती नहीं है, अब जो पेमेंट जैसे आती थी पहले वो आती नहीं है, लोगों के अकाउंट खाली पड़े हैं सारे। इसका जो मेन फैक्टर है वो यही है कि जो इंडस्ट्री है वो तबाह हो चुकी है, छोटा कारोबारी रो रहा है, तो पैसा किधर से आएगा। ये जो बैंक है यहाँ पे सभी छोटे कारोबारियों को कैप्चर करता है। छोटे कारोबारी के पास पैसा नहीं है, घर चलाने के लिए पैसा नहीं, तो बैंक कैसे चलेगा। ज़ाहिर बात है, हर तबका जो है मुश्किल में है, हर जो फाइनेंशियल जो लोग हैं जिनके पास फाइनेंशियल एक्टिविटी है वो लॉस में जा रही है, तो बैंक भी उसी के साथ जुड़ा हुआ एक अदारा है, इसलिए बैंक भी पीछे जा रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।